बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड का विद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज हम लोग जो है वो एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। एल्गोरिदम 6.1। बेसिकली एल्गोरिदम हम लोगों के पास होता क्या है, एल्गोरिदम को हम लोगों ने कंप्यूटर पे जो है वो कोई भी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, जिस पे जो है वो हम लोग कंप्यूटर को जो है वो कोई ना कोई इनपुट देंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, और देन वो हम लोगों को जो है वो उसकी आउटपुट देगा, उसका सोल्यूशन निकाल के देगा। जैसे हम खुद निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन करके, सारे का सारा एलिमिनेशन करके फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर हम सोल्यूशन निकालते हैं। इसी तरह हम लोग अगर प्रोग्राम बनाएंगे, एल्गोरिदम बनाएंगे, तो कंप्यूटर हमें उसकी वैल्यूज़ देगा। तो इसका बनाने का मेथड क्या है वो चेक करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि ये जो है कोई n क्रॉस n लीनियर सिस्टम है। n क्रॉस n लीनियर सिस्टम है, इसका मतलब है कि इसमें n इक्वेशंस है जिसमें n अननोन्स है। तो ये हम लोग के पास इक्वेशंस दी हुई हैं n जिसमें n अननोन्स है, और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग के पास इनपुट क्या है, हम इस इनपुट क्या देंगे कि नंबर ऑफ़ अननोन्स जो है वो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस के इक्वल है, क्योंकि n क्रॉस n मैट्रिक्स है ना, तो नंबर ऑफ़ अननोन्स जो होगा वो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस के इक्वल आ गया। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे ए, सपोज कर लेते हैं कि वो ए है, और उसमें आई जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करते हैं और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें आई की वेरिएशन क्या है, आई जो है वो 1 से लेकर n तक है, इसका मतलब है इसमें n रोज़ है, और जे की वेरिएशन जो है वो 1 से लेकर n+1 तक है। इसमें इसका मतलब है इस मैट्रिक में n+1 कॉलम होंगे। लेकिन हमने तो कहा था कि वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है वो n क्रॉस n ही है। लेकिन जब हम लोग उसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें ये वाली वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं, तो 1 कॉलम का जो है वो 1 कॉलम इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस वजह से वो n से n+1 हो गया जी। अब उसे हम लोग उसे बता रहे हैं कि हमने आपको ये आउटपुट दी है कंप्यूटर को, तो आपने हमें आउटपुट क्या देनी है। कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा सोल्यूशन, या तो वो हमें सारे वेरिएबल्स का सोल्यूशन दे, या फिर वो सिंपली ये लिख दे नो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी एक टर्म का जो है वो सोल्यूशन ना दे, बाकियों का दे दे। वो सिंपली या तो सबका दे, या फिर ये लिख दे नो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब उसको जो है वो सॉल्व करते हैं हम लोग। मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो एक हमें सिस्टम गिवन था उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया है, ये उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, जिसका ऑर्डर जो है वो अब n क्रॉस n+1 हो गया, क्योंकि एक कॉलम का जो है वो इजाफा हो गया। अब जो है वो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 जो है वो ये कहता है कि हम लोगों ने स्टेप 2, 3, 4 को जो है वो 1 से लेकर n-1 तक जो रोज़ है ना, यहाँ तक इस रो को छोड़ के ऊपर वाली जितनी भी रोज़ है उन पर हम लोगों ने 2, 3 और 4 स्टेप अप्लाई कर देने हैं। चलिए देखते हैं कि स्टेप 2 क्या है हम लोगों के पास, स्टेप 2, 3, 4 में है क्या जो हम लोगों ने अप्लाई करना है n-1 रो पे। तो स्टेप 2 हम लोगों के पास है कि कोई भी p एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करता है, जो कि इसी ए मैट्रिक्स का जो है वो एक पार्ट है। कोई भी p स्मॉलेस्ट इंटीजर है, और वो p है कैसा, p कोई ऐसा नंबर है कि जो i से लेस देन हो, लेकिन n से जो कि i से ग्रेटर या इक्वल हो, बट लेस देन और इक्वल टू n हो। तो अगर हम ये डायगनल वाली वैल्यूज़ देखें, इनमें जो है ये i यानी कि रो नंबर i जो है वो इक्वल टू आ रहा है, इक्वल आ रहा है p, यानी कि ये कोई p है जो i के इक्वल है, सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, और इससे ऊपर देखें तो वो n से वैल्यूज़ जो हैं वो सारी की सारी लेस है, बट वो सारी की सारी रो नंबर जो है उनमें लेस देन है कॉलम नंबर से। इसका मतलब है i जो है वो लेस देन और इक्वल टू p जो बनता है, और ग्रेटर देन p, i जो है वो लेस देन इक्वल टू p हो जाएगा, और p जो है वो लेस देन इक्वल टू जो n बनता है वो ये वाला बनता है हम लोग के पास। तो हम लोगों ने ये वाला जो है ये जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो p होंगी। और इसकी सेकंड कंडीशन क्या है कि ए पी आई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि हम लोगों के पास डायगनल पे कोई भी वैल्यू जो है वो डायगनल पे हम लोगों के पास कोई भी वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी वैल्यूज़ p है, p की कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं, क्योंकि इनमें जो है वो i जो है यहाँ पर सेम आ रहा है, p के इक्वल है, यहाँ पर जो है वो p जो है वो n के इक्वल आ रहा है। ठीक है,
तो ये वाली वो वाली वैल्यूज़ बन जाती हैं, दरमियान वाली ये सारा की सारी पी वैल्यूज़ हो जाएगी। और बाकी जो है वो ये दूसरी कंडीशन है, ए पी आई शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डायगोनल पे जो वैल्यू है वो कोई भी ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका स्टेप 3 क्या है। अगर जो है वो ज़ीरो आ गई तो फिर तो वो सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं ना करेगा, क्योंकि हम लोग अननोन की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। स्टेप 3 हम लोग के पास क्या है कि पी, अगर हम लोग के पास जो है वो कोई डायगोनल पे वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, सपोज कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले एक क्वेश्चन किया था, तो जिसके मैं पहली वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उस पर जो है वो हम लोगों ने देखा था कि ज़ीरो आ गया था डायगोनल पे। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में कि हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम रो को इंटरचेंज कर सकें, रो को इंटरचेंज। और रो को अब ये उस बारे में है कि अगर हम लोगों ने रो इंटरचेंज करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। रो, कोई भी रो जो है वो पीएथ रो है और कोई आईएथ रो है। अब हम लोगों ने जब इंटरचेंज करना है तो वो दोनों रोज़ जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना वो इक्वल नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन कह रही है कि पी इज़ नॉट इक्वल टू आई, कि वो रो जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम लोग जो है वो ई पी को ई आई से चेंज कर देंगे, तो हम लोग के पास डायगोनल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से कुछ और आ जाएगी। जैसा कि ये हम लोग पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इस क्वेश्चन में था कि डायगोनल पे वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ गई थी, तो मैंने इस सेकंड रो को थर्ड रो से चेंज कर दिया था, तो फिर जो है वो मेरे लिए सोल्यूशन पॉसिबल था। लेकिन ये जो सेकंड रो के एलिमेंट्स थे ये थर्ड रो के एलिमेंट्स के इक्वल नहीं थे। ये वो कह रहे हैं कि पी शुड नॉट बी इक्वल टू आई। अब थर्ड स्टेप भी हो गया, फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप क्या कहते हैं कि जे इज़ इक्वल टू आई प्लस वन से लेकर एन तक जितने भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए स्टेप 5 और 6 करें। अब ये जे इज़ इक्वल टू आई प्लस वन से एन का क्या मतलब है। ये हम लोगों के पास जे कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये आई है और ये जे है, जैसा कि 1 और 2। तो ये आई है, ये जे है, तो 1 प्लस 1 किया तो 2 आ गया। तो इसका मतलब है जे इज़ इक्वल टू आई प्लस 1। ये सारी की सारी टर्म्स अप टिल एन जो है ना, ये हम लोगों ने अब इन पे जो है वो स्टेप 5 अप्लाई करना है। तो देखते हैं स्टेप 5 हम लोगों के पास क्या है। स्टेप 5 है एम जे आई शुड बी इक्वल टू, हम लोगों ने कोई ऐसा एम जे आई सेट करना है कि सच दैट ए जे आई शुड डिवाइडेड बाय ए आई के इक्वल हो वो एम जे आई। अब एम जे आई किस तरह फाइंड आउट करना है, ये क्या है ए जे आई और ए आई। जैसा कि वही पिछली वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने क्वेश्चन करवाया था कि ये हम लोगों के पास सेकंड रो जो है इसको जेथ रो बोला था, इसको जो है कोई आयत रो बोला है, सपोज किया था। तो इसके जो एलिमेंट होगा फर्स्ट, ये जो एलिमेंट है ये जे है, क्योंकि ये सेकंड रो है ना, तो ये सेकंड रो का जो एलिमेंट होगा इसको फर्स्ट एलिमेंट को हम किस तरह बोलेंगे। फर्स्ट रो जो है वो ए आई है, तो ये हम लोग के पास वैसे तो बेसिकली A21 है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 2 है, तो E2 को हम लोगों ने ई जे बोला है, तो यहाँ पर 2 की जगह पे ए जे आ गया। और आई को हम लोगों ने 1 बोला था ना, ई आई को E1 को ई आई बोला था, तो आई की जगह पे 1 की जगह पे यहाँ पर 1 है, तो 1 की जगह पे आई आ गया, ए जे आई ओवर हम लोगों ने ये वाला ए आई ले लिया, यानी कि A11। तो 3 ओवर यहाँ पर ये A21 3 है ना, तो यहाँ पर ये जो है ये 1 है, तो 3 आ गया। यहाँ पर एम जे आई हम लोग के पास 3 आ गया था, तो ये वही वाला एम जे आई है। ये हम लोगों ने कोई ना कोई सेट कर लेना है ताकि हम यहाँ पर ज़ीरोज़ बना सके, ये हम लोगों ने इसलिए लिया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो है वो स्टेप 6 पे आ जाते हैं। स्टेप, अगर हम वो कहते हैं कि स्टेप 5 से आपने एम जे आई फाउंड आउट कर लिया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 6 परफॉर्म करना है। और स्टेप 6 क्या कहते हैं कि ई जे में से आपने एम जे आई इंटू ई आई को परफॉर्म करना है, और ये किस पे चेंजिंग्स आएगी, ई जे में आएगी, यानी कि जे थ्रो में चेंजिंग्स आएगी। फिर उधर उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि ये हम लोगों ने ई जे वैल्यू ली थी, ये हम लोगों के पास एम जे आई आ गया, तो ई जे आ गया, ई जे यानी कि ये E2 था, फिर -3 यानी कि एम जे आई की जगह पे 3 आ गया था, और फिर ई आई की जगह पे E1 आ गया था। तो हमने ये परफॉर्म किया था और चेंजिंग्स आई थी E2 में, तो वो ज़ीरोज़ बन गए थे हम लोगों के पास, यानी कि हमने अपर ट्राइंगुलर बनाने के लिए इसे ये सब कुछ किया।
फिर जो है वो स्टेप 7 क्या कहता है। स्टेप 7 कहता है कि अगर इस सब के बावजूद भी हम लोगों के पास जो है वो ANN जो है वो ज़ीरो आता है और हम लोग रो भी इंटरचेंज नहीं कर सकते, यानी कि डायगनल वैल्यू जो है वो कोई ज़ीरो आ जाती है और हम लोग फिर भी जो है वो रो इंटरचेंज कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, स्टॉप कर जाता है प्रोसेस वहीं पे। लेकिन अगर हम लोगों के पास डायगनल वैल्यू पे जो है वो ज़ीरो नहीं आया तो हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप 8 परफॉर्म करना है। स्टेप 8 क्या है कि हम लोगों ने अब बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन स्टार्ट कर देनी है। XN में जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है, जैसा कि इधर हम लोगों ने उसी एग्जांपल में किया था कि XN का फार्मूला था AN इंटू n+1। यहाँ पर हम लोगों ने वो वाली AN+1 टर्म यहाँ पे पुट कर दी थी जो कि A34 बन रही थी यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय ANN जो कि ये वाला आ गया था। ठीक है, ये वाली हम लोगों ने परफॉर्म करना है, बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन परफॉर्म करनी है। और फिर स्टेप 9 पे आ जाते हैं। स्टेप 9 कहता है कि हम लोगों ने जब XN फाइंड आउट कर लिया, फिर हम लोगों ने बाकी के वेरिएबल्स भी तो फाइंड आउट करने हैं, और वो बाकी वेरिएबल्स कहाँ हैं, वो ये XN तो हम लोगों के पास फाइंड आउट हो गया। अब हम लोगों ने n-1 तक जो है वो वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि ये जो है वो, इसको अगर हम फार्मूले को खोलें तो ये हम लोगों के पास बेसिकली क्या बनता है, XI विल बी इक्वल टू AI n+1 माइनस AI+1 हो जाएगा, और यहाँ से एक इंक्रीज़ करता जाता है, वहाँ से एक जो है वो डिक्रीज़ करता रहता है। ठीक है, यहाँ पर n हो जाएगा, बल्कि ये जो है वही रहता है जो I हो, ये AI हो जाएगा और यहाँ से एक इंक्रीज़ करता रहता है। और यहाँ पर जो है वो जो n है ना, तो इसके साथ जो वेरिएबल होता है XN वो आएगा, फिर माइनस A, ये जो I था वही वाला I आएगा, और फिर यहाँ से एक डिक्रीज़ हो जाएगा n-1 एंड XN-1 वेरिएबल आएगा, एंड सो ऑन अप टिल चलता रहता है, यहाँ तक कि हम लोगों के पास ये वाली सिचुएशन आ जाए कि हम लोगों के पास AI हो और यहाँ पर AI+1 आ जाए। ये वाली कंडीशन हम लोगों के पास हो जाए तो हम लोगों ने प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय AII जो यहाँ पर हो वही वाली ए के साथ टर्म्स आती हैं दोनों, AII। इस तरह हम लोगों ने करके सारे के सारे वेरिएबल्स की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। ये हम लोगों के पास स्टेप 9 है। अब जो है वो हम लोगों के पास सारे के सारे स्टेप वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई इस फार्मूले से। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टेप 10 पे आ जाना है। स्टेप 10 क्या कहता है कि अब सबकी वैल्यूज़ आ गई हैं, इसका मतलब है कि आउटपुट आ गई है। सारे के सारे वेरिएबल्स को इस तरह लिख दे कि पहले की वैल्यू ब्रैकेट में सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू, फिर सेकंड की, और फिर nth वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों का अब सारा का सारा आंसर आ गया है, तो प्रोसेस स्टॉप, हम लोगों का जो है वो सक्सेसफुली रिज़ल्ट आ गया है।